तो गोया कोई उम्मीद नहीं की जाए। वो इसी तरह कंसेशन इसी तरह करेंगे, इश्तिहारात में कैंपेन चलाएंगे, पूरे अखबारात में जो है इश्तिहारात वो करेंगे, और उसके बाद हुकूमत जो है जिस तरह पिछली हुकूमतें हैं वो इनके प्रेशर में आके इनकी सारी बातें मान लेती है, लेकिन इन रिटर्न आज खुद वजीर इत्तलात से मेरी बात हुई तो वजीर इत्तलात ने ये बात एडमिट की एक वर्कशॉप के अंदर कि हम जो है वो लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, और अगर हम करवाते हैं तो ये इसको आज़ादी सहाफत का मसला बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे इदारे, कंपनियां, तंजीमें या अफराद जिनके सहाफ़ती इदारों या सहाफ़ियों से कमर्शल या ज़ाती मफादात वाबस्ता हैं, उनके बारे में जब सहाफ़ी को कोई मुसद्दिक़ा इत्तला मिलती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है रिएक्शन के ये ख़बर जो है ये हेड ऑफिस में जाएगी और वहाँ पे जो भी सीईओ होंगे या कोई भी मुतल्लिका शख्सियत होगी जो उस इदारे को चला रहे हैं, तो उनसे पहले पूछा जाएगा, मार्केटिंग के लोगों से पूछा जाएगा। मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और ख़ास तौर पे ऐसे इदारे जो कमर्शियल हैं उनकी ख़बरें छपना पाकिस्तान में आपने देखा है, जब तक हुकूमत अगर किसी ऐसे कमर्शियल इदारे के ख़िलाफ़ ना छपवाना चाहे या किसी अपने एजेंडे के तहत उसको बदनाम ना करना चाहे, तब तक खबर जो है छापना एक मुश्किल काम है। बहुत से ऐसे सहाफ़ती इदारे हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें छापना एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद आया कि गुज़िश्ता साल एक कराची से एक अंग्रेज़ी का तिजारती अखबार निकला, 1 साल तक वो अखबार चलता रहा और वो बंद हो गया। तो उसके एडिटर जो हमारे दोस्त हैं हमारे आपके, मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह हुई। उन्होंने कहा कि असल प्रॉब्लम ये थी कि वो अखबार जो है एक बहुत बड़े कमर्शियल मालिक ने निकाला था जिसकी बहुत सारी फर्में थी। तो जनरली तो हम ख्याल करते थे, मगर बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आ जाती थी जिनके बारे में हमें पता नहीं होता था कि ये उनकी किसी छुपी हुई कंपनी की है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने उस अखबार को बंद कर दिया। बंद हो गया। एक तो कॉलर है एक कॉलर है थरपारकर से। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कह रहा था कि मीडिया तो इज़हार आज़ादी के नाम पे किसी की किरदार कुशी कर देती है, किसी के खिलाफ भी न्यूज नशर कर देती है। जैसे आजकल एक इदारा एक प्रेसिडेंट की जो ना पर्सनल उस पे नुक्ताचीनी कर रहा है, मगर जब मीडिया के किरदार की तोयन की बात आती है तो मीडिया चिल्ला देती है कि इज़हार की आज़ादी पे स्लेब लग रहा है। तो मतलब ये दोहरा मयार क्यों? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हम सबका खाए, हमारा खाए वो अंधा हो जाए। वाह जनाब, ये बिल्कुल सही बात है। अभी कोई 4 महीने पहले की बात है कि एक बैंक से का कर्जा अदा नहीं किया एक मीडिया हाउस ने। जब उस बैंक ने नोटिस दिया उस मीडिया हाउस को, तो उन्होंने कंपेन शुरू कर दी कि आज़ादी सहाफत पे हमला है। और जब अदालत ने उसके लिए स्टे ऑर्डर जारी किया तो वो भी उन्होंने शाये नहीं किया, ना बैंक का मौक़िफ़ शाये किया। अब मैं या आप कर्जा ले लें 10,000 रुपये, तो बैंक तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर देता है। तो अगर बैंक अपना कर्जा वापस ले रहा है तो आज़ादी सहाफ़त से कहाँ से ताल्लुक हो गया? लेकिन हो जाता है, जाहिर है ये। लेकिन आज़ादी सहाफ़त की हम जो बातें कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जिनमें बलूचिस्तान है, फाटा है खुसूसन, वहाँ जो मकामी सहाफ़ी है वही बेघर है, वही पेशावर में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है। तो हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं? ये बिल्कुल बड़ी मखदूश हालत है इस वक्त। जो वॉर ऑन टेरर जहाँ जंग लड़ी जा रही है वहाँ के सहाफ़ियों की ख़ास तौर पर, और हम मिलते रहते हैं सारे उन इलाकों से जो सहाफ़ी आते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से दोनों तरफ से प्रेशर होता है उनके ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उन प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से कि भाई ये ख़बर आपने नहीं छापनी। और रिसेंटली आपने देखा 1-2 साल में कितनी सहाफ़ियों को या तो इलाका बदल कर दिया गया है, या फिर मौत के घाट उतार दिया गया है, या फिर वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं। अब वो किसी को ये इल्म नहीं कि वो उन प्रेशर ग्रुप्स के हाथ चढ़ गए या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ चढ़ गए। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके ने जो क्लासिफिकेशन की है 175 ममालिक की सहाफ़त की सिचुएशन की, उसमें पाकिस्तान 159वें नंबर पे है इस वक्त। मुतमईन है आप? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मनफी सूरत हाल है एक ऐसे मुल्क में जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है। इतना नीचे कैसे? कि इसलिए कि हमारे ये जो 37 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं वार और टेरर में, ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल काम, जिसका भी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे।
तौसीफ अहमद ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद वलीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे बता दिया गया है कि वक्त ख़त्म हो रहा है इस गुफ्तगू का, लिहाजा आप लोगों से इजाज़त, और नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो अगले सेगमेंट तक रहें। और अब बात आज के दिन की। 97 बरस पहले दादा साहब फाल्के की फ़ीचर फिल्म राजा हरीश चंद्र रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने ही हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद डाली। देखते हैं अवैस मंगलवाला की रिपोर्ट। कहते हैं कि शो बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है, और इस बात को गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में बॉलीवुड ने जिस तरह साबित किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और हिंदुस्तानी फिल्मों की मांग दुनिया भर में है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि सालाना तकरीबन 1000 फीचर फिल्में बनाने वाले इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदा 3 मई 1913 के दिन हुई, जब हिंदुस्तान की पहली खामोश फिल्म रिलीज़ हुई। राजा हरीश चंद्र नामी ये फिल्म, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया, लिखा और हिदायतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, उस कहानी पर मबनी थी जो रामायण और महाभारत में बयान की गई थी। दादा साहब का हाथ बटाने वालों में सबसे अहम किरदार उनकी बीवी का था, जो कि तन्हा फिल्म के 500 अदाकारों के लिए खाना भी बनाती थी और उनके कॉस्ट्यूम भी धोती थी। फिल्म में काम करने को उस ज़माने में निहायत मायूब समझा जाता था, इसलिए उस फिल्म के तमाम अदाकार खुद को अदाकार कहने के बजाय हरीश चंद्र फैक्ट्री के मुलाजिम कहते थे। फिल्म में ख़वातीन के तमाम किरदार भी मर्दों ने ही अदा किए। सन 2008 में इस फिल्म के बनने की सूरत हाल पर हरीश चंद्र फैक्ट्री के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई, जो फिल्मी हलकों में बतौर तबर्रुक हाथों हाथ ली गई। ओवैस मंगलवाला, डॉन न्यूज़। हरीश चंद्र दादा साहब फाल्के की फिल्म, और ये बात भी आपके इल्म में होगी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड बॉलीवुड के लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितना ऑस्कर अवार्ड हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अब एक राजा हरीश चंद्र और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में ये बात आपके इल्म में यकीनन होगी कि इसकी बॉलीवुड के लिए उतनी ही अहमियत है जितनी हॉलीवुड के लिए ऑस्कर अवार्ड की। और अब एक आखिरी बात, आज यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पे मुझे वो कलमकार याद आ रहे हैं जिन्हें जब एहसास हुआ कि अब उनका इदारा तो क्या, ज़माने के साथ भी गुज़र बसर मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने फ़रोख्त होने, झुकने या समझौता करने की बजाय अपने तजर्बे की मशल अगली नस्ल को थमा दी। ऐसे तमाम कलमकारों के लिए मुझे इस वक्त एक गोशा नशीं अब्बास आलम के ये अशार याद आ रहे हैं। लज़्ज़ते तशनगी से वाकिफ़ थे, जो नहीं था उसी से वाकिफ़ थे, दर खुला था मगर उधर ना गए, हम तो दीवार ही से वाकिफ़ थे, एक एक आदमी से हंस के मिले, एक एक आदमी से वाकिफ़ थे, हमने ऐसे लिखा है सहरा को जैसे दीवानगी से वाकिफ़ थे। हमें ईमेल कीजिए bolo@dawnnews.tv पे। फिर मुलाकात नई बात के साथ।